साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछले वीडियो में हमने टीजीटी 1999 के 1 से 50 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में बचे हुए 51 से 100 प्रश्नों पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में 100 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो साथियों दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए। दोनों वीडियो का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों उसके पहले एक निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को अगर फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अक्षरों के फ़ॉन्ट बेहतर दिखेंगे। तो फुल स्क्रीन पर देखिए और जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रश्न पत्र से, आज के प्रश्नों से। चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 51 की। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। लगभग मुझे लग रहा है कि हर परीक्षा में देवनागरी लिपि से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 देवनागरी लिपि से संबंधित ही प्रश्न है। देवनागरी लिपि के वर्णों का क्रमशः विकास कब से माना जाता है? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 साथियों 10वीं शताब्दी में। यहाँ मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि चूँकि एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, इससे लगभग हर परीक्षा में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 30 प्रश्न, 4 प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो साथियों चैनल पर देवनागरी लिपि उद्भव, विकास, नामकरण और उसमें गुण दोष सारा कुछ एक कंप्लीट वीडियो आपको देवनागरी लिपि का चैनल पर मिलेगा। इसको आप देख लेंगे तो मुझे लग रहा है देवनागरी लिपि में उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53 साथियों। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है, उच्चारण निश्चित नहीं होता है, क एवं ख दोनों सही है, क एवं ख दोनों गलत है। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 54। देवनागरी लिपि का दोष यह है कि इसमें ध्वनियों का पूर्ण विश्लेषण हो जाता है, पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता है, क एवं ख दोनों सही है, क एवं ख दोनों गलत हैं। तो इसमें साथियों सही उत्तर विकल्प संख्या 2 पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि है, फिर भी कुछ न कुछ कमियां हर जगह होती हैं। देवनागरी लिपि की कमियां या दोषों को आप हमारी वीडियो को देखेंगे चैनल पर जो है, तो उसमें बहुत विस्तार से हमने प्रकाश डाला है। ये एक दोष यह भी है कि इसमें ध्वनियों का पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता। जैसे व्यंजन ध्वनियों में अ ध्वनि निहित होती है लेकिन वह दिखती नहीं है, जबकि रोमन में आप देखेंगे तो उसके लिए अलग अलग वो दिखती है, अलग अलग उसके लिए वर्ण है, अलग अलग वो लिखी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 यह भी देवनागरी लिपि से संबंधित है। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष हैं उसे दूर करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सावरकर बंधु और श्याम सुंदर दास। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या ए बाल गंगाधर तिलक। साथियों 1904 ईस्वी में तिलक ने अपने पत्र केसरी के माध्यम से सबसे पहले देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयास किया। उन्होंने टाइप में छटाई करते करते सन 1926 ईस्वी में 190 टाइप का एक फॉन्ट बना लिया और जिसे तिलक फॉन्ट या तिलक टाइप के नाम से जाना जाता है। वो बहुत विख्यात था तिलक फॉन्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 56 साथियों। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बर्तन, दिल्ली, बुद्धि, फूल। बहुत सरल प्रश्न है, सही उत्तर है इसका दिल्ली। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 6, 10। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58। गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके भेद? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ये विशेषण के भेद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद उपयुक्त है? स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक रीतिवाचक, रीतिवाचक स्थानवाचक, स्थानवाचक कालवाचक, रीतिवाचक परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। पुस्तक उदाहरण है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61। हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 8 भेद। ठीक है, बहुत चर्चित है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62। परमार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का आप जानते हैं कि अगर प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों के मिलने पर क्या होता है? वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। ठीक है, दीर्घ संधि है ये। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार, धनु धन टंकार, धनुष धन टंकार। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, धनु धन टंकार। ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है, और यदि बाद में ट या ढा हो तो श, और ता का था हो तो ता या था हो तो सा हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका धनु टंकार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 2, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 1, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद क्या होते हैं? मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 66। मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता भी हूँ, तू तो डॉट 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 पूर्ण विराम। इस कथन में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अवतरण विराम, लोप विराम, लाघव विराम, त्रुट विराम। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, लोप विराम। साथियों इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। लोप विराम से कुछ अंश के लुप्त रहने का बोध होता है और किसी अवतरण का कोई अंश अप्रकाशित रखने में अथवा कुछ ही अंश लिखकर संपूर्ण का बोध करने में इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोप विराम का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। पारलौकिक, परलौकिक, पारिलौकिक, पारिलौकिक। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1, पारलौकिक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68। शुद्ध शब्द का चयन करें। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। सही उत्तर विकल्प 2, देश भर में बात फैल गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 69।
आंगन का पर्यायवाची शब्द है अम्बक, मनमयालय, बगर और तर्जुमा। 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 बगर। आंगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगर। यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको कि अम्बक एक शब्द दे दिया है। अम्बक का क्या अर्थ है? अम्बक का अर्थ होता है साथियों आँख। अम्बक का अर्थ होता है पिता। अम्बक का अर्थ होता है तांबा। और अम्बक का अर्थ होता है शिवनेत्र। ठीक है ना। अम्बक के कई अर्थ हैं। कौन कौन से? आँख, पिता, तांबा, शिवनेत्र आदि। मनमयालय का अर्थ है साथियों कामुकों का विहार स्थल, उसको मनमयालय कहा जाता है। बगर का अर्थ है आंगन। और तर्जुमा का अर्थ क्या है? तर्जुमा का अर्थ है अनुवाद या भाषांतर। ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पंचसर, केतन, मयन, शरभव। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों कामदेव पर्यायवाची हैं। शरभव साथियों कार्तिकेय का पर्यायवाची है। किसका? शरभव कार्तिकेय का पर्यायवाची है। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 साथियों। खंडन का विलोम क्या होता है? खंडन का विलोम होता है मंडन। सही उत्तर विकल्प 3 खंडन, मंडन। ठीक है। खंडन का क्या अर्थ है? तोड़ना या खंडित करना। मंडन का अर्थ है जोड़ना या अलंकृत करना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल प्रश्न है। सकाम का विलोम है निष्काम। यहाँ देखिए सुकर्म दिया है। सुकर्म का क्या अर्थ है? अच्छे कर्म। समादृत का क्या अर्थ है? सम्मानित। अनुरक्त क्या अनुरक्त का क्या अर्थ है? किसी में लगे होना या क्या कहेंगे उसको? अनुरक्त किसी में होना, उसको कहा जाएगा अनुरक्त। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। असित का अर्थ है, असित का क्या अर्थ है? काला, खाया हुआ, आस या हिस्सा। तो सही उत्तर इसका है साथियों खाया हुआ। असित का अर्थ होता है खाया हुआ या जूठा। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। जिस पर उपकार किया गया हो उस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 3 उपकृत। ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। अन्न जल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? साथियों यहाँ क्षमा करिएगा, हम थोड़ा सा गलत उच्चारण कर दिए। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है अपनी सत्यता की परीक्षा देना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, भोजन की व्यवस्था न होना और भारी योजना में विधान होना। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 अपनी सत्यता की परीक्षा देना, अन्न जल उठाना। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि मुहावरा अगर होता अन्न जल उठना, तो अन्न जल उठना का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होना। अन्न जल उठ गया यानी मृत्यु हो गई। अन्न जल उठना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी सत्यता की परीक्षा देने हेतु कसम खाना। जैसे कहे हम अन्न जल उठा रहे हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया है। अन्न जल अपनी सत्यता की परीक्षा देने के लिए लोग जो शपथ उठाएंगे उसको अन्न जल उठाना कहेंगे। तो अन्न जल उठाना का सही अर्थ है अपनी सत्यता की परीक्षा देना, और अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76। मुट्ठी गर्म करना, बहुत सरल है ये। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रिश्वत देना। ठीक है। अगला प्रश्न, घर की वस्तु की कदर नहीं होती वाक्यांश के लिए उपयुक्त लोकोक्त क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर। सही उत्तर विकल्प 1 घर की मुर्गी दाल बराबर। देखेंगे अगला प्रश्न, झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशियों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। विकल्प 4 सही उत्तर। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 79 मालती माधव किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या है इसका? श्रीहर्ष भवभूत भैरव दंडी। तो सही उत्तर है भवभूत। ठीक है। मालती माधव साथियों 10 अंकों का प्रकरण नाटक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंग हैं। इसमें मालविका और राजा अग्निमित्र की जो प्रणय कथा है, प्रेम कथा है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 81।
विष्णुदय का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 विष्णुधन उदय। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। पेष्टा का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर विकल्प 2 पेश धन ता। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 83 बहुत बार पूछा जाता है। हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा? हरि बालक इन सबसे प्रायः रूप पूछा जाता है। तो हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा? हरि, हरि, हरया, हरिनाम। तो सही उत्तर होगा इसका साथ में विकल्प संख्या 3 हरयः। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 84 भू धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा भविष्यति। विकल्प संख्या आपका यहाँ 2 हो रहा है, भविष्यत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 85 यह बालक लेख लिखता है का संस्कृत अनुवाद होगा। सही उत्तर विकल्प 1 अयम बालकः लेखम लिखति। ठीक है, चलिए जल्दी पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, सरल प्रश्न है और प्रायः परीक्षाओं में हम सरल प्रश्न गलत करके चले जाते हैं। चंद्रबरदाई सराफाद, मैथिली शरण गुप्त और अमीर खुसरो। तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 2 सराफाद। यद्यपि आचार्य शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम कवि सर्व स्वीकार के कौन हैं? वह हैं सराफाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 87 हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कितने रस हैं? 5, 6, 7, 9। तो सही उत्तर है इसका साथ में विकल्प संख्या 4 9 रस। 9 स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, वीर, रौद्र, करुण, विधक, भयानक और शांत। ठीक है ना, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 88 तुलसीदास जी की भक्ति निम्न में किस प्रकार की है? दास्य, मधुर, वात्सल्य, सख्य। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 दास्य। तुलसीदास जी नवधा भक्ति को मानते थे, जिसके 9 रूप हैं नवधा भक्ति के: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। और इसमें वह दास्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 89 कौन सा कवि रीतिकालीन नहीं है? केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, बिहारी। तो यहाँ साथियों रीतिकालीन तो चारों हैं, चूँकि प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो सेम टू सेम हमने प्रश्न को यहाँ टाइप कर दिया है। कौन सा कवि रीतिकालीन नहीं है? केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, बिहारी, ये चाहिए चारों रीतिकालीन कवि नहीं हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जो केशव दास जी हैं ये भक्तिकाल की परिधि में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन लगभग ये रहे हैं। तो यहाँ अगर सही उत्तर आपको मानना है तो केशव को आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 90 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी किसकी पंक्ति हैं? तो बहुत चर्चित पंक्तियां हैं गुप्त जी की। यशोधरा से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 91 हिंदी निबंध का वास्तविक उदय कब से माना जाता है? सही उत्तर विकल्प संख्या 2 भारतीय हिंदू काल से हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 92 जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, प्रज्ञावान, आशुकवि, प्रत्युत्पन्नमति। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 4 प्रत्युत्पन्नमति। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? राजशेखर, जयदेव, जयानक, सूरदास। तो सही उत्तर विकल्प 2 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 94 निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरल प्रश्न, अच्छा प्रश्न। ये विसर्ग संधि है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 निधन चल। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95 विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। अवधि बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधि और साहित्यिक ब्रज।
सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96। अवघट घाट चलना मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्खता की बात करना, गलत स्थान से नदी पार करना, धोखा देना, सही रास्ता छोड़कर ऊट पटांग रास्ते पर चलना। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, सही रास्ता छोड़कर ऊट पटांग रास्ते पर चलना, अवघट घाट चलना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97। सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हिरण्य, रमणीक, हाटक। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, रमणीक सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं सोना शब्द का पर्यायवाची। और आप देख लीजिए, कनक, कंचन, हेम, हिरण्य, कुंदन, स्वर्ण, सुवर्ण, हाटक, हरि, पुरट, रुक्म, जातरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। तार सप्तक का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ था? प्रथम तार सप्तक को 1943, देखिए दिया है इसमें वर्ष 1943। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, अज्ञेय। तार सप्तक 1943 का प्रकाशन अज्ञेय जी के संपादन में हुआ था। और इस सप्तक में कौन कौन कवि थे? गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध जी थे, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे थे, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा और खुद अज्ञेय जी। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99। आखिरी कलाम किसकी रचना है? बहुत सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम के अलावा जायसी जी की दो और प्रसिद्ध रचना है, पद्मावत और अखरावट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। अधकिला फूल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अधकिला फूल साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका दूसरा बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की वीडियो में आपने TGT 1999 के प्रश्न संख्या 51 से 100 तक देखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, BPSC, TRE, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय परीक्षाओं की, TGT, PGT परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल पर बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही शुद्ध सामग्री मिलेगी। इस बात का मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम गलत तथ्य और गलत सामग्री आपको न दें। तो चैनल से जुड़े रहिए, नियमित रूप से आपको सामग्री मिलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।